दोस्तों, डीएम साहिबा एक गरीब लड़की का भेष बनाती हैं। फटे पुराने, मैले कुचैले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाती हैं। शाम के तकरीबन 8:30 से सुबह 9 बजे के बीच में वह एक थाने में जाती हैं और वहां जाकर दरोगा साहब से अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन दरोगा शाम के समय किसी की रिपोर्ट नहीं लिखा करता, तो वह उसे मना करने लगता है। अब डीएम साहिबा उनसे आग्रह करने लगती हैं और वह बार बार मना करने लगता है। जब डीएम साहिबा वहां से पीछे नहीं हटती, तो दरोगा उन्हें धमका कर वहां से भगाता है और हवलदार से कहता है कि अगर यह नहीं जाए तो इसे धक्का देकर यहां से बाहर निकाल दो। उसके बाद जैसे ही दरोगा को पता चलता है कि सामने जो गरीब लड़की के भेष में है वह दरअसल डीएम साहिबा हैं, तो वह एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर डीएम साहिबा के पैरों को पकड़ने लगता है। क्या हुआ था इससे आगे और किस वजह से डीएम साहिबा इस तरह से उस थाने के अंदर गई थीं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता थे और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम बरखा था। बरखा के 2 छोटे भाई भी थे जो अभी छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। बरखा ने पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर ली थी और ग्रेजुएशन करने के बाद अपने परिवार की परिस्थितियों को समझते हुए वह एक जगह जाकर छोटी सी नौकरी करने लगी। बरखा अक्सर अपने गांव में शाम 7:30 से 8 बजे तक घर आया करती थी और इसी तरह उसकी दिनचर्या चल रही थी। परिवार के पास रुपया पैसा तो ज्यादा नहीं था, लेकिन खुशियां भर भर कर थीं। वह परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था। बरखा अक्सर शाम के समय घर आया करती, लेकिन एक दिन जब वह शाम के समय वहां से निकलती है तो रास्ते में कुछ बदमाश लड़के जो गांव के ही थे उसका पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां वह काम किया करती थी। अब जैसे ही बरखा उन लड़कों को देखती है तो समझ जाती है कि वे कौन हैं, क्योंकि अक्सर जब बरखा अपने घर से आया जाया करती थी तो रास्ते में एक परचून की दुकान पड़ती थी। वहां कुछ लड़के बैठे रहा करते थे जो बरखा को आते जाते घूरा करते थे और तरह तरह की बातें किया करते थे। बरखा जब उन लड़कों को वहां देखती है तो उसे उनके इरादों का अंदाजा हो जाता है और इसी वजह से वह वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह सामने एक ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ती है जो लगभग 300 मीटर दूर था। आखिरकार वह ऑटो स्टैंड तक पहुंच जाती है। ऑटो स्टैंड पर 2-3 ऑटो खड़े थे। जैसे ही वे लड़के बरखा को ऑटो स्टैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं तो कहते हैं, कोई बात नहीं, आज तो बच गई, लेकिन कल इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वे वहां से पीछे मुड़कर भाग जाते हैं। बरखा किसी तरह ऑटो स्टैंड पर बैठती है, लेकिन इन सभी चीजों से वह पूरी तरह हताश और उदास हो जाती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। इसके बाद बरखा जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है, लेकिन आज उसे काफी देर हो गई थी। लगभग 9:30 बज गए थे। जब वह घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसकी चिंता करते हुए उससे मिलते हैं और पूछते हैं, बेटी, आज इतनी देर कहाँ पर हो गई? पहले तो बेटी सोचती है कि घरवालों को क्या बताऊं, लेकिन जब उसके दिमाग में वे बातें घूमती हैं, आज तो बच गई, लेकिन कल हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो मजबूरन वह अपने माता पिता को यह बात बताती है। वह कहती है, माँ, बाबूजी, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, और उन लड़कों के नाम भी अपने माता पिता को बता देती है। जैसे ही पिता उन नामों को सुनते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे लड़के गांव के बहुत ही दबंग परिवार से थे और बरखा का पिता चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद बरखा अपने माता पिता से कहने लगती है कि उन लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर तू कल आएगी तो फिर हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बरखा फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर उसके माता पिता भी रोने लगते हैं। माँ उसे अपने गले से लगाती है और कहती है, बेटी, कोई बात नहीं, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे पिता हैं ना, यह सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन पिता अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा था।
वह सोच रहा था कि अगर उन लड़कों से मैंने कुछ कहा तो उनका परिवार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचकर पिता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वह पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस वालों से मदद मांगे। यही सोचकर बरखा का पिता अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है। अब तक 10 बज चुके थे। जैसे ही बाप बेटी वहां पहुंचते हैं तो थाने का दरोगा थाने के अंदर आराम कर रहा था। उसी दौरान दोनों बाप बेटी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बाहर जो सिपाही होता है वह पूछने लगता है, हाँ, आपको क्या काम है और यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो। जो बाप होता है वह बताने लगता है, साहब, मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है और आप लोगों को इसकी शिकायत लिखनी होगी। अब उसके बाद जो हवलदार होता है वह कहने लगता है, अगर आपको शिकायत लिखवानी है तो आपको बड़े साहब से बात करनी होगी। और बड़े साहब ऑफिस के अंदर आराम कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर बरखा का पिता उस ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हवलदार उसे रोककर कहता है, देखो, यह साहब के आराम करने का समय है। मैं तो यह कहूंगा कि तुम सुबह आ जाना, वरना दरोगा साहब आप पर चिल्लाने लगेंगे और आपके साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। इस समय पर वह किसी का काम नहीं किया करते, तो आप सुबह आ जाना। लेकिन तभी बाप कहने लगता है, साहब, मेरी बेटी का 2 लड़कों ने पीछा किया था और वे कह रहे थे कि तुझे कल देखेंगे। अगर उन पर फौरन कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि वे मेरी बेटी को कुछ कर दें, क्योंकि मेरी बेटी एक जगह काम करने जाती है और उन लोगों को उस जगह के बारे में पता है। अब यह बात सुनकर हवलदार कहता है, ठीक है भाई, अगर आपको जाना है तो बेशक चले जाओ, मेरा तो फर्ज था आपको बताने का। ऐसा कहकर हवलदार उन्हें आगे का रास्ता दिखा देता है और दोनों बाप बेटी उस ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं जहां दरोगा साहब फिलहाल आराम कर रहे थे। वहां जाने के बाद बरखा का पिता दरोगा साहब के सामने हाथ जोड़ लेता है और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। अब जैसे ही दरोगा देखता है कि इतनी रात में कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह बड़ी ही हीन दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगता है। देखते देखते जब बरखा के पिता की पूरी कहानी खत्म हो जाती है तो दरोगा कहने लगता है, तो फिर इसमें क्या हो गया? वे लड़के तुम्हारी बेटी का पीछा ही तो कर रहे थे ना? उन्होंने तुम्हारी बेटी को हाथ लगाया है और ना ही कुछ किया है, तो इसमें किस बात की रिपोर्ट लिखूं? इसी वजह से दरोगा उन्हें धमकाने लगता है और कहता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं किस बात की रिपोर्ट लिखूंगा? पहले तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होने दो, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, वरना मेरे ख्याल से वे कहने वाले हैं, करने वाले नहीं। अब इस बात को सुनकर बरखा का पिता उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है, साहब, आप ही हमारा सहारा है। हम डायरेक्ट उनसे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कानून चाहे तो उनको सजा दे सकता है। और जिन लोगों ने ऐसी बातें कह दी हैं वे करने में क्या कसर छोड़ेंगे? अगर कल को मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस बात को सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, भाई देखो, यह कानून है और कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा, और जब तक तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ नहीं है तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओ। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कुछ और होता है तो यहाँ पर आकर रिपोर्ट लिखवा देना। ऐसा कहकर दरोगा ने दोनों बाप बेटी को वहां से जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर जो पिता होता है वह मायूस सा चेहरा लेकर उस ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। अब हवलदार जब यह देखता है तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह उनसे कहता है, देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि दरोगा साहब इस समय किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटी मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं।
घर जाने के बाद पिता अपने कमरे में चुपचाप घुस जाता है। आज शाम के समय पिता ने खाना भी नहीं खाया था और वह ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगता है। इधर माँ अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आराम कर रही थी और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो बरखा की माँ अपने पति के कमरे में जाती है और उन्हें जगाने लगती है। लेकिन पिता पूरी रात सोच सोचकर इस दुनिया से विदा हो चुका था। यह सब देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही बरखा अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो वह भी वहां आ जाती है और माँ के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। इन सभी आवाजों को सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां आ जाते हैं और वे लोग आकर पूरे मामले को समझ लेते हैं। इसके बाद अड़ोस पड़ोस के लोग उन दोनों को सहारा देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, यह तो ऊपर वाले का खेल है। जो हो गया सो हो गया, अब इसमें कोई कर ही क्या सकता है। ऐसा कहकर पड़ोसी उन्हें सहारा देते हैं और फिर पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगती हैं। पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है और इसके बाद बरखा ने नौकरी पर जाना बंद कर दिया। अब तक तो यह था कि अगर बेटी नहीं कमाती थी तो पिता कमा लेते थे, लेकिन अब पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और बेटी उन लोगों के डर की वजह से अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। अब इसके बाद दोनों माँ बेटी इस बारे में गहन सोच विचार करती हैं और तय करती हैं कि वे इस बारे में अपने अड़ोस पड़ोस से बात करेंगी। कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उन लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करेगा और हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। यही सोचकर बरखा और उसकी माँ पड़ोसियों से इस बारे में जिक्र करती हैं और सभी को पूरी घटना बताने लगती हैं। बताते हुए दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं क्योंकि वे फिलहाल बेहद लाचार थीं। बरखा के छोटे भाई अभी छोटे थे और पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब जो पड़ोसी होते हैं वे यह सब सुनकर पीछे हट जाते हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता क्योंकि जिन लड़कों की बात बरखा कर रही थी वे एक दबंग परिवार से थे। कोई भी उनके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वे झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कहता तो वे उससे झगड़ा कर लेते। इसलिए कोई भी उनकी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था और सब चुपचाप रह जाते हैं। यह सब देखकर बरखा और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे कर भी क्या सकती थीं। मजबूर होकर वे घर के अंदर ही रहने लगती हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। अब एक दिन जब बरखा और उसकी माँ घर में बैठे हुए थे तभी अचानक से बरखा के ऑफिस का बॉस उसके घर आता है। वह उसे अपने साथ ले जाने और यह पूछने के लिए आया था कि वह नौकरी पर क्यों नहीं आ रही है। बरखा के पिता की मौत की खबर ऑफिस वालों को मिल चुकी थी, इसलिए वे सोच रहे थे कि तो कुछ दिनों की छुट्टी ले रही होगी। लेकिन मौत के काफी दिन बाद तक भी बरखा ऑफिस नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से उसके ऑफिस का बॉस वहां पर आ जाता है बरखा से इस बारे में बात करने के लिए। इसके बाद बरखा और उसकी माँ रो रो कर पूरी बात अपने बॉस को बता देती हैं। बरखा कहती है, सर, इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रही। इस बात को सुनकर उसका बॉस बहुत हैरान होता है क्योंकि वह यहाँ का नहीं था। वह किसी दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर काम कर रहा था। यह बात उसे बहुत बुरी लगती है और वह कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। इस पर बरखा बताने लगती है, सर, हम पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां के दरोगा ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तब रिपोर्ट लिख लेंगे। इसके बाद बरखा का बॉस थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करता है और फिर कहता है, ठीक है बरखा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर बरखा अपने बॉस की तरफ देखती है और पूछती है, सर, आप मेरी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? बॉस कहता है, बरखा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि इन पुलिस वालों से ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं। उनमें से कोई न कोई अधिकारी तो ऐसा मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। वैसे मैं पर्सनली यहाँ की डीएम साहिबा को जानता हूँ। दरअसल बरखा के बॉस ने भी यूपीएसएससी की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा में उनका नंबर नहीं आया था, इसलिए वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगे।
डीएम साहिबा भी उन्हीं के साथ रहकर तैयारी किया करती थीं, इसलिए वे उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। बॉस कहता है, यहाँ की डीएम साहिबा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। यह कहकर बरखा का बॉस अपनी गाड़ी में बरखा और उसकी माँ को बिठाकर डीएम ऑफिस ले जाता है। वहां जाकर वह डीएम साहिबा से बात करता है। डीएम साहिबा बरखा के बॉस को अच्छी तरह से जानती थीं। वे पूछती हैं, कहिए, आपको क्या काम है? आप किस वजह से यहाँ आए हैं? तब बरखा का बॉस डीएम साहिबा को सारी बात बताता है और कहता है, यह मेरी एम्प्लॉय है और यह बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल इसके गांव के कुछ लड़के इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से यह ऑफिस नहीं आ पा रही है। इस चिंता में इसके पिता की मौत भी हो चुकी है और पुलिस वाले इसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर डीएम साहिबा को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि पुलिस का काम ही होता है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति की मदद करे और अन्याय को रोके। लेकिन यहाँ पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। डीएम साहिबा कहती हैं, अगर पुलिस वालों ने उन लड़कों को एक छोटी सी धमकी भी दे दी होती तो वे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन पुलिस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जिसकी वजह से बरखा को यह सब झेलना पड़ा। इसके बाद डीएम साहिबा बरखा और उसकी मां को आश्वासन देती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करूंगी। जब कार्रवाई होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। डीएम साहिबा के आश्वासन के बाद उन्होंने दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर बरखा का बॉस बरखा और उसकी मां को उनके घर छोड़कर कहता है, आप चिंता मत करें, डीएम साहिबा बहुत ही ईमानदार हैं। वे आपके केस पर जरूर काम करेंगी। इसके बाद वह भी वहां से चला जाता है। उधर डीएम साहिबा इस मामले पर विचार करने लगती हैं। पहले वे सोचती हैं कि एसपी साहब को फोन करके इस मामले की जानकारी दी जाए और उनसे कहा जाए कि आपके थाने में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वे मामले को सही कर देंगे। लेकिन फिर डीएम साहिबा सोचती हैं कि हो सकता है एसपी साहब भी इसमें शामिल हों, तो क्यों न मैं खुद जाकर यह मामला देखूं कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी बात को सोचते हुए डीएम साहिबा अपनी एक छोटी सी टीम का गठन करती हैं। शाम के समय, ठीक उसी वक्त जिसके बारे में बरखा ने बताया था कि उस समय थाने का पुलिस वाला आराम करता है, डीएम साहिबा फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती हैं। मास्क लगाने के बाद वे अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ बढ़ती हैं। जब थाना लगभग 200 मीटर रह जाता है तो वे अपनी टीम को वहीं उतार देती हैं और कहती हैं, जैसे ही मैं फोन करूं, तुम दौड़कर थाने के अंदर आ जाना और स्थिति को संभाल लेना। टीम पूरी तरह से तैयार होती है और डीएम साहिबा अकेले ही थाने के अंदर चली जाती हैं। थाने में पहुंचने के बाद जो कुछ भी बरखा ने बताया था, सब कुछ वैसा ही मिलता है। डीएम साहिबा भी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थानेदार से आग्रह करने लगती हैं। लेकिन थानेदार उसी तरह आलस में पड़ा हुआ कहता है, जब तक आपको कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं किस बात की रिपोर्ट लिखूं। डीएम साहिबा कहती हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आपके रिपोर्ट लिखने का फायदा क्या होगा। इससे अच्छा तो आप पहले ही इस पर कार्रवाई कर दें, ताकि वे लोग मुझे कुछ करने की हिम्मत ही न करें। दरोगा गुस्से में कहता है, देखो, बेवजह मेरा समय बर्बाद मत करो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन डीएम साहिबा बार बार आग्रह करती हैं और कहती हैं, साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? कौन मेरी फरियाद सुनेगा? इस बात को सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह हवलदार को आदेश देता है, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो, धक्का देकर निकालो। जैसे ही डीएम साहिबा सुनती हैं कि दरोगा ने धक्का देकर निकालने का आदेश दिया है और हवलदार उनकी तरफ बढ़ रहा है, वे तुरंत उसे रुकने के लिए कहती हैं। फिर अपना फोन निकालकर अपनी टीम को कॉल कर देती हैं। इसके बाद
वे अपना मास्क उतारती हैं और सभी को बताती हैं, मैं यहाँ की जिला कलेक्टर हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना कहते ही उनकी पूरी टीम थाने में दाखिल हो जाती है और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेती है। दरोगा जब देखता है कि जिसे वह धक्के देकर निकालने की कोशिश कर रहा था वह असल में जिले की कलेक्टर है, तो उसकी कपक भी छूट जाती है। वह तुरंत डीएम साहिबा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। लेकिन डीएम साहिबा अपनी टीम के एक मेंबर को बुलाकर कहती हैं, इसे मुझसे दूर हटाओ। फिर वे दरोगा को डांटते हुए कहती हैं, तुम जो कर रहे थे वह बिल्कुल गलत है। कोई गरीब व्यक्ति जब मदद की उम्मीद लेकर थाने में आता है तो तुम्हारा काम उसकी सहायता करना होता है, न कि उसे भगा देना। मैंने तुम्हारी सारी करतूत रिकॉर्ड कर ली है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब को फोन करती हैं और उन्हें तुरंत थाने बुला लेती हैं। एसपी साहब के सामने वे पूरा मामला खोलकर रख देती हैं और कहती हैं, आपकी पुलिस ऐसे ही काम कर रही है? क्या इन्होंने किसी गरीब की मदद न करने की कसम खा रखी है? एसपी साहब आते ही सबसे पहले दरोगा की कड़ी फटकार लगाते हैं। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब से उन गुंडों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहती हैं। तभी के तभी उसी थाने से एक जिप्सी रवाना होती है जिसमें कुछ पुलिस वाले जाते हैं और उन दोनों लड़कों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद डीएम साहिबा एक गाड़ी भेजती हैं और बरखा व उसकी मां को थाने बुलवा लेती हैं। जब वे वहां पहुंचती हैं तो डीएम साहिबा बरखा से पूछती हैं, यही है वे दोनों लड़के? बरखा तुरंत कहती है, हाँ मैडम, यही हैं वे दोनों। तभी डीएम साहिबा उन लड़कों के पास जाकर खड़ी होती हैं और गुस्से में कहती हैं, क्या कह रहे थे तुम? कि आज तो बच गई है लेकिन अगली बार नहीं छोड़ोगे? अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो एक शब्द भी अपनी जबान से बाहर निकालकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं और तुम इस लड़की के साथ क्या कर सकते थे। एसपी साहब भी उन लड़कों से सख्ती से कहते हैं, अगर हिम्मत है तो दोबारा कहकर दिखाओ जो कुछ भी तुमने पहले कहा था। यह सब सुनकर वे लड़के कांपने लगते हैं। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और उनकी हालत बेहद खराब हो जाती है। फिर डीएम साहिबा बरखा की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बरखा, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम सीधे मेरे ऑफिस आ सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। यह कहकर डीएम साहिबा वहां से जाने लगती हैं और एसपी साहब को हिदायत देती हैं, इस दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से वह ऐसी गलती न करे। इसके बाद बरखा बेफिक्र होकर अपने काम पर लौट जाती है। जब उसके बॉस उससे पूछते हैं, बरखा, सब ठीक हो गया? तो वह मुस्कुराकर कहती है, सर, बहुत कुछ हो गया और यही काफी है। अब वे लोग मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। बरखा खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाती है और अपना जीवन सामान्य रूप से जीने लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां एक लड़की को कुछ गुंडों ने परेशान किया, लेकिन जब उसने रिपोर्ट लिखवानी चाही तो पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। फिर एक ईमानदार डीएम ने ऐसा एक्शन लिया कि यह मामला सभी पुलिसकर्मियों के लिए मिसाल बन गया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिले आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपको जागरूक करना भी है। उम्मीद है आप इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे और अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए विषय के साथ।